आमतौर पे ना जब डेटा शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, वो स्प्रेडशीट वाली तस्वीर। हाँ, एकदम वही। स्प्रेडशीट की कतारें, अनगिनत कॉलम्स और हर बॉक्स में बड़े करीने से रखा हुआ कोई ना कोई नंबर या नाम। मतलब सदियों से डेटा को एक अलग थलग चीज की तरह ही देखा जाता रहा है। एक ऐसी चीज जिसे बस कहीं स्टोर करना है। राइट। लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि असली कहानी उन बॉक्स के अंदर रखे डेटा में नहीं है, बल्कि उन बॉक्स के बीच के खालीपन में है। उन अदृश्य धागों में जो एक डेटा पॉइंट को दूसरे से जोड़ते हैं। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी बुनियादी बदलाव को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मतलब हमारा मिशन ही आज ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया अब सिर्फ डेटा से आगे बढ़कर इन संबंधों की अहमियत को पहचान रही है। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही बेहतरीन सोर्स मटेरियल भी है। बिल्कुल है। आज हम जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक और नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच ए खटाना के नोट्स पे चर्चा करने वाले हैं। उनका मुख्य काम ही इन जटिल तकनीकी आर्किटेक्चर्स को डिकोड करना है। और उनके नोट्स की सबसे खास बात मुझे ये लगती है ना कि वे सिर्फ सतही बदलावों की बात नहीं करते, वे सीधे उस बुनियादी ढांचे पर प्रहार करते हैं जिस पर आज की पूरी तकनीकी दुनिया टिकी है। जी, आज हम उनके नोट्स के जरिए ग्राफ डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पर डीप डाइव करने वाले हैं, जो कि सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि डेटा को देखने और प्रोसेस करने के नजरिए में एक पूरी तरह से नया पैराडाइम शिफ्ट है। तो इसी पैराडाइम शिफ्ट से शुरू करते हैं। खटाना के नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि सिस्टम अब अलग थलग डेटा पॉइंट्स के बजाय उनके बीच के एसोसिएशंस या रिलेशनशिप्स को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। तो ग्राफ डेटाबेस का पूरा आर्किटेक्चर ही इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां संबंध खुद डेटा जितने ही महत्वपूर्ण है, पर इसे तकनीकी रूप से कैसे समझा जाए। देखिए, इसे समझने के लिए ग्राफ डेटाबेस के दो सबसे बुनियादी ढांचागत तत्वों को समझना होगा। पहला है वर्टिसेस और दूसरा है एजेस। वर्टिसेस और एजेस, अच्छा। हाँ, वर्टिसेस का सीधा सा मतलब है नोड्स या डेटा पॉइंट्स। मतलब ये कोई भी एंटिटी हो सकती है, जैसे एक व्यक्ति, एक बैंक अकाउंट, एक आईपी एड्रेस या कोई प्रोडक्ट। और एजेस क्या है फिर? एजेस वो रेखाएं हैं जो इन नोड्स को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन ये एजेस सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक अर्थपूर्ण संबंध को परिभाषित करती हैं। मतलब कोई कनेक्शन बताती हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वर्टेक्स अमित है और दूसरा वर्टेक्स एक खास कार है, तो इनके बीच की एज ये बताएगी कि अमित उस कार का मालिक है या उसने उस कार को किराए पर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत विजुअल है। तो अगर हम इसे एक नक्शे की तरह देखें तो वर्टिसेस अलग-अलग शहरों की तरह हैं और एजेस उन शहरों को जोड़ने वाले हाईवे की तरह। एग्जैक्टली, सटीक एनालॉजी है ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले हम सिर्फ इस बात की परवाह करते थे कि शहर कितने बड़े हैं, उनकी आबादी क्या है, लेकिन अब असली कीमत इस बात में है कि उन शहरों के बीच हाईवे का नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। सही बात है। कौन सा हाईवे सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले जा रहा है और कौन सा शहर नेटवर्क के बिल्कुल केंद्र में है, यही अब असली डेटा है। अच्छा। जब हम जटिल समस्याओं का विश्लेषण करते हैं ना, तो अक्सर अकेला डेटा पॉइंट हमें कुछ भी नहीं बताता। इसका सबसे बेहतरीन व्यवहारिक उदाहरण फ्रॉड रिंग्स को पकड़ना है। अब फ्रॉड रिंग्स मतलब जो संगठित धोखाधड़ी करने वाले गिरोह होते हैं। हाँ जी, बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड कोई एक बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे लेन देन का एक बहुत ही जटिल जाल होता है। तो मान लेते हैं कि एक बैंक के पास लाखों ग्राहकों का डेटाबेस है। अगर वो इसे पारंपरिक तरीके से देखें तो उन्हें क्या दिखेगा? पारंपरिक डेटाबेस में बैंक को सिर्फ अलग अलग कतारें दिखेंगी। हर अकाउंट अपने आप में बिल्कुल वैध और सामान्य लगेगा। मतलब अकाउंट ए ने अकाउंट बी को 500 रुपए भेजे, ऐसा कुछ। बिल्कुल, ये एक सामान्य लेन देन है। लेकिन जब ग्राफ डेटाबेस के नजरिए से इसी डेटा को देखा जाता है, यानी जब हम उन एजेस को ट्रैक करते हैं, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। तस्वीर कैसे बदलती है? क्या कुछ नया दिखता है? ग्राफ मॉडल तुरंत ये दिखाएगा कि 50 अलग अलग अकाउंट्स ने, जो कि हमारे वर्टिसेस हैं, एक ही दिन में एक ही डिवाइस या एक ही वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके लॉगिन किया। बाप रे, एक ही डिवाइस से 50 अकाउंट्स? हाँ, और फिर उन 50 अकाउंट्स ने छोटी छोटी रकम एक केंद्रीय अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जो चीज स्प्रेडशीट की करोड़ों कतारों में छिप जाती, वो ग्राफ मॉडल में एक साफ मकड़ी के जाले की तरह उभर कर सामने आ जाती है। अच्छा, तो सिस्टम को बस उस नेटवर्क के पैटर्न को पहचानना होता है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। बिल्कुल। पर एक मिनट रुकिए, यहीं पर मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूछिए।
रिलेशनल डेटाबेस तो 1979 से इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। हाँ, कमर्शियल स्टैंडर्ड रहे हैं उन्हें। राइट। दुनिया भर के बैंक्स, एयरलाइंस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब उन्हीं स्प्रेडशीट जैसे टेबल्स और रिलेशनल अलजेब्रा पर चल रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि वो सिस्टम अचानक काम करना बंद कर दिए। नहीं, काम तो कर ही रहे हैं। तो फिर एक पूरी नई ग्राफ आर्किटेक्चर की बहस क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ खराब एसक्यूएल कोडिंग या धीमी प्रोसेसिंग का नतीजा नहीं है? जो चीज टूटी नहीं है उसे ठीक करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन ये खराब कोडिंग का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये रिलेशनल डेटाबेस के बुनियादी डिजाइन की भौतिक सीमा है। भौतिक सीमा मतलब लिमिटेशन है। हाँ, रिलेशनल डेटाबेस का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब डेटा को स्टोर करना बहुत महंगा होता था और डेटा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता था। स्टोरेज महंगी थी तब। सही कहा, इसलिए उन्हें थर्ड नॉर्मल फॉर्म जैसी सख्त स्कीमा के साथ डिजाइन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा की पुनरावृत्ति यानी डुप्लीकेशन को रोकना था। अच्छा, तो वो डेटा बचाने के लिए बनाए गए थे? बिल्कुल। जब तक आपके पास सीधे और सरल सवाल हैं, जैसे इस बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है या इस महीने कितनी कारें बिकी, तब तक रिलेशनल डेटाबेस से बेहतर कुछ नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? उनके तो नाम में ही रिलेशन शब्द है। क्या वो संबंध खोजने के लिए नहीं बने हैं? तकनीकी रूप से कहें तो वे बने हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत ही भारी भरकम है। रिलेशनल मॉडल में जब मेनी टू मेनी संबंधों को खोजना होता है ना, तो सिस्टम बुरी तरह संघर्ष करने लगता है। मेनी टू मेनी संबंधों से आपका क्या मतलब है यहाँ? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि रिलेशनल डेटाबेस असल में काम कैसे करते हैं। वहां दो डेटा पॉइंट्स के बीच का संबंध कोई फिजिकल चीज नहीं होती। अच्छा। अगर आपको टेबल ए को टेबल बी से जोड़ना है तो आपको एक तीसरी टेबल बनानी पड़ती है, जिसे जंक्शन टेबल कहते हैं। मतलब डेटा को आपस में जोड़ने के लिए उन्हें हर बार उस बीच वाली टेबल में जाकर खोजना पड़ता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे इंडेक्स लुकअप कहते हैं। अब मान लीजिए आप एक सोशल नेटवर्क पर हैं और एक सवाल पूछते हैं कि मेरे दोस्त के दोस्त कौन है जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्हें गिटार बजाना पसंद है। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स सवाल हो गया। हाँ, अब रिलेशनल डेटाबेस में इस सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम को पहले आपके दोस्तों की टेबल खोजनी होगी, फिर उनके दोस्तों को खोजने के लिए करोड़ों रिकॉर्ड्स वाली जंक्शन टेबल में इंडेक्स लुकअप करना होगा, और फिर तीसरे स्तर के लिए वापस उसी टेबल को खंगालना होगा। बाप रे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसे ही रिकर्सिव क्वेरीज कहते हैं। और करोड़ों यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म पर जब सिस्टम ये बार बार करेगा तो प्रोसेसिंग पावर की तो सीमा ही पार हो जाएगी। यही वो बिंदु है जहां सिस्टम टूट जाता है। हर एक स्तर की गहराई के साथ खोजने वाले डेटा का आकार घातांकीय रूप से यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट विस्फोट कहते हैं। जी, सर्वर की मेमोरी फुल हो जाती है, सीपीयू 100% पर चला जाता है और अंततः सिस्टम टाइम आउट होकर क्रैश हो जाता है। ओह, तो रिलेशनल डेटाबेस को एक निश्चित ढांचे के लिए बनाया गया था, वो इन बहुस्तरीय जटिल रास्तों पर चलने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। एकदम सही। तो फिर ग्राफ डेटाबेस इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं? क्या वो भी रिकर्सिव क्वेरीज चलाते हैं, बस किसी थोड़े तेज सर्वर पर? नहीं, उनका आर्किटेक्चर ही पूरी तरह से अलग है। ग्राफ डेटाबेस का सबसे बड़ा तकनीकी हथियार है इंडेक्स फ्री एडजेसेंसी। इंडेक्स फ्री एडजेसेंसी, ये कैसे काम करता है? रिलेशनल डेटाबेस की तरह उन्हें हर बार संबंध खोजने के लिए किसी इंडेक्स या जंक्शन टेबल को खंगालने की जरूरत नहीं होती। ग्राफ में हर नोड के पास उससे जुड़े हुए दूसरे नोड का सीधा मेमोरी एड्रेस यानी डायरेक्ट फिजिकल पॉइंटर सेव होता है। मतलब अगर मुझे मेरे दोस्त का घर खोजना है तो मुझे पूरे शहर की डायरेक्टरी में उसका नाम नहीं ढूंढना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे पास पहले से ही उसके घर का सीधा रास्ता या पता मौजूद है, मैं बस उस रास्ते पे चल दूंगी। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। इसीलिए जब ग्राफ डेटाबेस में आप दोस्त के दोस्त को खोजते हैं तो सिस्टम को करोड़ों यूजर्स का इंडेक्स नहीं खोजना पड़ता। तो वो सीधे जंप करता है। हाँ, वो बस पहले नोड से सीधे दूसरे नोड पर और दूसरे से तीसरे पर जंप करता है। वो बाकी के पूरे डेटाबेस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये तो बहुत ही एफिशिएंट है ना? यही कारण है कि रिलेशनल स्कीमा के भारी ओवरहेड के बिना ग्राफ मॉडल एक अद्भुत आर्किटेक्चरल लचीलापन देते हैं। अब जब चाहे एक नया संबंध या नई एज जोड़ सकते हैं बिना पूरी टेबल का स्ट्रक्चर बदले। इस लचीले आर्किटेक्चर की बात करें ना, तो इसका सबसे बेहतरीन व्यवहारिक रूप हमें हॉलीवुड के उस मशहूर कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है जिसका जिक्र ए खटाना ने अपने नोट्स में किया है। अच्छा, वो 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन वाला? हाँ, वही 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से अधिकतम 6 संपर्कों या जान पहचान वालों की कड़ी के जरिए
जुड़ा हुआ है। और हॉलीवुड में इसे इन ऑनर ऑफ केविन बेकन गेम के रूप में जाना जाता है। राइट, मैंने सुना है इसके बारे में। इस गेम का दावा है कि हॉलीवुड का कोई भी एक्टर किसी न किसी को-स्टार के कनेक्शन के जरिए मशहूर अभिनेता केविन बेकन से सिर्फ 6 या उससे कम कदमों की दूरी पर है। तो ये ग्राफ एनालिटिक्स की ताकत को समझने के लिए एक शानदार केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल है। अगर हम किसी साधारण रिलेशनल डेटाबेस में इस केविन बेकन कनेक्शन को खोजने की कोशिश करें, मतलब मान लीजिए कि एक नया स्पेनिश एक्टर केविन बेकन से कैसे जुड़ा है, तो सिस्टम का हाल क्या होगा? क्या वो क्रैश नहीं हो जाएगा? वो एक दुस्वप्न होगा सिस्टम के लिए। एसक्यूएल या रिलेशनल डेटाबेस में आपको एक एक्टर टेबल बनानी होगी, एक मूवी टेबल बनानी होगी, और फिर ये बताने के लिए कि किस एक्टर ने किस मूवी में काम किया, एक मैपिंग टेबल बनानी होगी। इतनी सारी टेबल्स? हाँ, और 6 डिग्री का कनेक्शन खोजने के लिए सिस्टम को कम से कम 12 बार इन टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना होगा। ओहो। अगर हॉलीवुड के इतिहास में लाखों एक्टर्स और लाखों फिल्में हैं, तो सिस्टम उन सबको क्रॉस चेक करेगा। और ये इतना भारी काम है कि एक बहुत शक्तिशाली सर्वर भी इसे पूरा करने में घंटों लगा देगा या शायद क्रैश ही हो जाएगा। लेकिन ग्राफ डेटाबेस इसी काम को कुछ ही सेकंडों में कर लेता है। इसके पीछे वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इसे इतना तेज बनाता है? यहाँ काम आता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। शॉर्टेस्ट पाथ? जी। जब आप ग्राफ मॉडल से पूछते हैं कि एक्टर एक्स और केविन बेकन के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो एल्गोरिदम को हॉलीवुड के बाकी 99% डेटा से कोई मतलब नहीं होता। तो वो सिर्फ काम की चीज देखता है? हाँ, वो सिर्फ उन एजेस या रेखाओं पर नजर डालता है जो एक्टर एक्स से बाहर निकल रही हैं। वो उन एजेस को फॉलो करते हुए सीधे अगले नोड्स पर जाता है और तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसे केविन बेकन वाला नोड नहीं मिल जाता। अरे वाह! वो लाखों रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग को बाईपास करके सीधे रास्तों को ट्रैक करता है। जो काम एसक्यूएल में सैकड़ों लाइनों के कोड और भारी प्रोसेसिंग मांगता है, वो ग्राफ मॉडल में सिर्फ 2-3 लाइनों के कोड से सेकंडों में हो जाता है। मतलब ये सिस्टम डेटा को प्रोसेस करने के बजाय बेवजह के डेटा को इग्नोर करने में ज्यादा माहिर है। सही कहा। ये काफी स्मार्ट अप्रोच है। पर इस तरह की प्रोसेसिंग और गति सुन के ना अक्सर ऐसा भ्रम हो जाता है कि मानो हमें कोई अचूक तकनीक मिल गई है जो हर तरह के डेटाबेस की जगह ले लेगी। हाँ, लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। तो अगर ग्राफ इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या हमें बाकी सारे डेटाबेस बंद कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। खटाना के नोट्स स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि ग्राफ डेटाबेस कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये हर मर्ज की दवा नहीं है। अच्छा, तो इनकी भी सीमाएं हैं। हर तकनीक की अपनी एक स्पष्ट सीमा होती है और ग्राफ डेटाबेस भी इसका अपवाद नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपके डेटा का स्वरूप क्या है और आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? अगर आपको सिर्फ की वैल्यू लुकअप्स करने हैं, तो ग्राफ का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होगी। की वैल्यू लुकअप्स को अगर हम आम भाषा में समझें, तो इसका मतलब है किसी एक विशिष्ट डेटा को सीधे एक्सेस करना। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते समय आपका ईमेल आईडी डालना और सिस्टम का पासवर्ड चेक करना। या किसी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करके उसकी कीमत जानना। एकदम सही। यहाँ किसी रिश्ते या एसोसिएशन को खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक सवाल का एक सीधा जवाब चाहिए। राइट। ऐसे कामों के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर्स या साधारण की वैल्यू डेटाबेस कहीं ज्यादा तेज और किफायती होते हैं। इसके अलावा बड़े बाइनरी ऑब्जेक्ट्स जैसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, वीडियो फाइल्स या भारी दस्तावेज को स्टोर करने के लिए ग्राफ बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। मतलब ये संबंधों को मैप करने के लिए बना है, भारी फाइल्स का गोदाम बनने के लिए नहीं। जी बिल्कुल। एक और बहुत अहम चीज जो नोट्स में बताई गई है, वो है भारी डेटा एग्रीगेशन। मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी को ये जानना है कि पिछले 10 सालों में पूरे एशिया में उनके 500 स्टोर से कुल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, या किसी विशेष श्रेणी के उत्पादों की औसत बिक्री क्या रही। क्या ग्राफ इस तरह के कैलकुलेशन में भी फेल हो जाता है? पूरी तरह से फेल हो जाता है। भारी डेटा एग्रीगेशन ग्राफ डेटाबेस की सबसे कमजोर कड़ी है। ऐसा क्यों? देखिए, जब आपको करोड़ों रिकॉर्ड्स को एक साथ जोड़कर उनका औसत या एवरेज निकालना हो या उन्हें सम करना हो, तो आपको ऐसे आर्किटेक्चर की जरूरत होती है जो एक ही तरह के डेटा को तेजी से स्कैन कर सके। और ग्राफ तो जंप करने के लिए बना है ना? बिल्कुल। ग्राफ डेटाबेस एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करने के लिए बने, पूरी टेबल को एक साथ स्कैन करने के लिए नहीं। इस भारी काम के लिए कॉलमनर स्टोर्स सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। कॉलमनर स्टोर्स ये ग्राफ या रिलेशनल से कैसे अलग काम करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस डेटा को कतारों यानी रोज में सेव करते हैं और ग्राफ डेटाबेस नोड्स में।
लेकिन कॉलमनर स्टोर्स डेटा को कॉलम्स में सेव करते हैं। अच्छा। अगर आपको 10 साल की बिक्री का कुल योग चाहिए तो कॉलमनर स्टोर्स सिर्फ बिक्री वाले कॉलम को उठाएगा, और क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर ही नंबर हैं, वो कुछ ही मिलीसेकंड में करोड़ों नंबर्स को जोड़कर आपको जवाब दे देगा। मतलब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिक्री किस ग्राहक ने की या वो किस शहर में हुई। एकदम सही, उसे संबंधों से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समेटना हो तो क्या हम एक एनालॉजी यूज कर सकते हैं? ग्राफ डेटाबेस एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार की तरह है। बहुत दिलचस्प एनालॉजी है ना, जो आपस में जुड़ी हुई तंग गलियों में यानी कठिन कनेक्शंस के बीच तेजी से मुड़ने, शॉर्टकट खोजने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को ईंटों का एक बहुत बड़ा ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, जिसे हम भारी डेटा एग्रीगेशन या करोड़ों रिकॉर्ड्स का कैलकुलेशन कह सकते हैं, तो वो स्पोर्ट्स कार काम नहीं आएगी। बिल्कुल काम नहीं आएगी। उस भारी काम के लिए आपको कॉलमनर स्टोर्स जैसा बाहरी ट्रक ही चाहिए। सही बात है। ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। डेटाबेस का चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी समस्या की प्रकृति क्या है। अगर समस्या संबंधों, रास्तों और नेटवर्क पैटर्न को समझने की है तो ग्राफ डेटाबेस बेजोड़ है। लेकिन अगर समस्या सिर्फ सीधे डेटा को स्टोर करने या भारी गणितीय कैलकुलेशंस करने की है तो पारंपरिक डेटाबेस अभी भी राज करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम संक्षेप में देखें तो एक हटाना के कॉन्सेप्ट्स हमें डेटा की दुनिया का एक बिल्कुल नया चश्मा देते हैं। हमने ये समझा कि कैसे तकनीकी दुनिया अब सिर्फ अलग-थलग डेटा पॉइंट्स यानी वर्टिसेस को जमा करने से आगे बढ़कर उनके बीच के रिश्तों यानी एजेस को अहमियत दे रही है। और हमने गहराई से ये भी देखा कि कैसे 1979 के रिलेशनल डेटाबेस रिकर्सिव क्वेरीज के बोझ तले दब जाते थे। बिल्कुल। और कैसे ग्राफ डेटाबेस ने इंडेक्स फ्री एडजेसेंसी का इस्तेमाल करके इन सीमाओं को पार किया। और इसके साथ ही वो केविन बेकन वाले उदाहरण ने हमें शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम की असली ताकत भी दिखाई कि कैसे बिना पूरी टेबल को खंगाले सबसे छोटे रास्तों को ट्रैक किया जा सकता है। जगहों जैसे फ्रॉड रिंग्स को पकड़ना और इसकी सीमाओं जैसे भारी एग्रीगेशन से बचने को भी समझा। जी, ये जानकारी आज के समय में इसलिए इतनी प्रासंगिक है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा हाइपर कनेक्टेड है। चाहे ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन बनाना हो, या सप्लाई चेन की जटिलताओं को सुलझाना हो, या साइबर सिक्योरिटी के खतरों को पहचानना हो। ये सब इसी बात पर निर्भर है कि जानकारी आपस में किस तरह जुड़ी है। एकदम सही। डेटा का असली मूल्य अब उसके होने में नहीं बल्कि उसके जुड़े होने में है। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहती हूँ जो हमें आज के सोर्स मटेरियल से थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करे। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज के इस पूरी चर्चा में हमने ये तो देख लिया कि ग्राफ डेटाबेस मौजूदा संबंधों को कितने बेहतरीन तरीके से मैप करते हैं। वो हमें बताते हैं कि आज कौन सा अकाउंट किस डिवाइस से जुड़ा है या कौन सा एक्टर किस एक्टर को जानता है। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे एआई सिस्टम अधिक उन्नत होते जा रहे हैं और वो डीप लर्निंग के जरिए पैटर्न पहचानने में इंसानों से भी तेज हो गए हैं, क्या भविष्य में ये ग्राफ डेटाबेस सिर्फ उन संबंधों को मैप करने तक सीमित रहेंगे जो आज मौजूद हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या क्या एआई के साथ मिलकर वो इस पैटर्न के आधार पर ये भविष्यवाणी करना भी शुरू कर देंगे कि कल कौन से नए संबंध या नेटवर्क बनने वाले हैं? मतलब एक फ्रॉड नेटवर्क असल में धोखाधड़ी करे उससे पहले ही क्या ग्राफ ये बता देगा कि अगले 24 घंटे में ये नोड्स आपस में जोड़कर एक फ्रॉड रिंग बनाने वाले हैं? ये भविष्य की तकनीक का एक बहुत ही संभावित और विचारणीय पहलू है। मुझे लगता है प्रेडिक्टिव ग्राफ्स डेटा साइंस का अगला बड़ा कदम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। जो भी लोग टेक्नोलॉजी के भविष्य को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पष्ट है कि असली कहानी हमेशा डेटा के बीच की खाली जगह में ही मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।